आज हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट यूनिट पे हैं। मतलब अब फाइनल तौर पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश होने वाला है। मतलब हमारी पूरी लॉ का एक बहुत मेजर एरिया जो था, मैं लगभग कहूँगा कि 50 से 60% जो हमारे टाइम कंज्यूमिंग आइटम थी वो हमारी फिनिश होने वाली है। छोटा सा टॉपिक है, मतलब सिर्फ 3.5 पेज का। ठीक है, 3.5 भी कहना गलत ही होगा। टोटल 4 पेज हैं, जिसमें फोर्थ में सिर्फ 2 पैरा है, तो 3 पेजेस का एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट बचा है। ठीक, और यही करते हमारे क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, टाइम उनमें भी लगेगा बट इतना टाइम उनमें नहीं लगेगा। ठीक, ये अपने आप में बहुत वाइड चैप्टर है। अच्छा, एक चीज़ होती है ना, जैसे ही अभी आपने देखा कि बस 3 पेज पढ़ने हैं, अरे सर ये तो फटाफट हो जाएंगे, माइंड बर्डन कम हो जाता है, माइंड भी रिलैक्स फील करता है। अगर मैं इसी को आईसीआई की बुक से कहूँ तो उसमें काफ़ी पेजेस हैं। एक बार देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 9 पेजेस हैं। ठीक है, सो 9 पेजेस में अगर मैं वैसे भी कर देता हूँ तो इसका डबल तो है ही है, 6.5 पेजेस हैं। तो हाफ पेज, उसका आधे पेज पे हमने कवर करा है इसको, एग्जैक्टली हाफ ही हो गया उसका। ठीक है, सो बर्डन कम लगता है। वो बुक में अगर मैं सीए की बुक पिक कर रहा हूँ, वो इतनी मोटी बुक है और जिसको पढ़ने में हमें बहुत सारा, मतलब एक लगता है कि चैप्टर पढ़ने में भी बहुत वाइड है। सो एक तो ठीक है, यहाँ पे वेल परफॉर्म्ड है, मतलब मैनेज है, वो सब चीज़ें तो हैं ही। पेजेस कम होते ही ना हमें माइंड पे बर्डन कम हो जाता है। और अगर आप सोचो चार्ट्स प्रिपेयर कर दोगे, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिसमें क्या होगा कि सारी की सारी जो आपकी सीए फाउंडेशन ये लॉ है, जितना भी पूरा का पूरा लॉ है, ये पूरा का पूरा लॉ आपका 15 पेज में 20 पेज में कवर हो जाए तो कितना आसान हो जाएगा, एक कितना रिलैक्स फील करोगे ना। सो इसलिए चार्ट्स अपने प्रिपेयर करते रहना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम बिल्कुल 10 पेजेस से नीचे नीचे में आ जाएगा। 10 पेजेस भी नहीं लगेंगे, 6 पेज के अंदर, 5-6 पेज में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा। तो कितना आसान हो जाएगा ना, 5-6 पेज में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना। एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा, मेमोराइज हो जाता है चीज़ें। जितनी छोटी चीज़ होगी ना उतना मेमोराइज करना आसान होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इसके साथ अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, सो उन्होंने देखा होगा कि अकाउंट्स में एनपीओ चैप्टर है। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी एनपीओ का नहीं हुआ था। सो एनपीओ के अगर आप क्लास देखते हो तो उसमें क्लास 12th की क्लास में आपने पढ़ा होगा मुझसे। सो वहाँ पे चार्ट्स थे ना क्लास 12th में, तो जो एनपीओ का चार्ट कितनी अच्छे से रिवाइज हो गया था कि मतलब अभी ओरली भी एक बार आप सोचोगे तो याद आ रहा होगा कहाँ पे क्या चीज़ थी। तो वो चीज़ मेरी हेल्प करती है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, लास्ट यूनिट कंप्लीट करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे 2 तरीके के हो सकते हैं। सर इतने तरीके के तो कॉन्ट्रैक्ट्स आप पढ़ा चुके हो, बार बार कहते हो 1 तरीके के 2 तरीके के। हाँ, अलग अलग नज़र से हम देखते हैं तो अलग अलग नज़र से अलग अलग तरीके के होते हैं ना। सो मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह सकता हूँ, एक एब्सोल्यूट और एक कॉन्टिजेंट। सर ये तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। हाँ, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, आई थिंक फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद भी 1-2 बार रेफरेंस आया था। सो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कॉन्टिजेंट के बारे में। एक्चुअल में मैंने फर्स्ट यूनिट में सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद की जो 5 यूनिट्स है ना, वो फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर रही हैं। सो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्सोलेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा बिल्कुल सीधा सीधा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो मैंने बोला वही बात। सो उसको क्या कहेंगे, ऑब्सोल्यूट, जैसा बोला है वैसा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, जब हम कहते हैं पक्का एब्सोल्यूटली, सो वही है एब्सोल्यूट। दूसरा हो गया कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट आपने कॉन्टिजेंट को देखो, लॉ में तो हमने पढ़ा ही है, अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़। सो वो डिपेंड करती है किसी इवेंट पे। मतलब ये क्या होता है कॉन्टिजेंट में, यहाँ पे ना कोई सिचुएशन होती है, पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल में देखते हैं। एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द प्रोमिसर अंडरटेक्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसर कौन, अब तो याद हो गया होगा, लिखना होगा ऊपर ए लिख लेना। ए क्या कह रहा है, वो अंडरटेक्स कर रहा है, मतलब प्रॉमिस कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की। इन एनी इवेंट विदाउट एनी कंडीशन, कि कुछ भी हो जाएगा मैं अपना परफॉर्म करूँगा, वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई। वो एक आपने वो सुनते हो ना, एक सनी देओल का है शायद डायलॉग, नॉट इफ नॉट बट, सिर्फ नो इफ नो बट, सिर्फ, वहाँ पे कहता है जट, यहाँ पे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, मतलब किंतु परंतु कुछ नहीं है, इफ बट नहीं है, वो कह रहा है कि मैं करूंगा तो करूंगा। मतलब जितना अभी तक हम पढ़ रहे हैं, जो नॉर्मल बात करते हैं, वहाँ पे ऐसी तो होता है ना, ए बी को कह रहा है मैं आपको गुड्स डिलीवर करूंगा, बस बात खत्म हो गई, मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देना। यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं करी है ना, अगर ऐसा होगा तो मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गुड्स डिलीवर करूंगा। इफ और बट उसने यूज ही नहीं करे, ना उसने इफ का है ना उसने बट का है। बात समझ में आई? अगर ये कह देता कि अगर मेरे पास गुड्स आ गई, अगर मेरे पास गुड्स आ गई 10 तारीख तक, तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इवेंट आ गया। इवेंट का मतलब होता है कोई वैसा वाला इवेंट नहीं, फंक्शन प्रोग्राम वाला इवेंट नहीं। इवेंट मतलब कुछ भी होना, ठीक है, कुछ चीज, किसी चीज का होना, उसको इवेंट कहते हैं हम। सो यहाँ पे क्या है कि 10 तारीख तक अगर मेरे पास सामान आ गया, सो मैं आपको क्या करूंगा, डिलीवर। तो यहाँ पे चांसेस पूरे पूरे हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि मैं डिलीवर कर भी सकता हूँ और चांसेस हैं कि मैं डिलीवर, मतलब ये वाला जो गुड्स है ये आपको ना भी दूँ। ठीक, तो डिपेंड करता है किस चीज़ के, इस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर सामान बन गया ना मेरे पास से, तो मैं आपको दे दूंगा। लाइक कंप्यूटर असेंबली की बात हुई कि आपने मुझसे क्या कहा, कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में असेंबल करके भी बनते हैं, मतलब अपनी इच्छा से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में हार्डवेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा मन करा AMD या इंटेल प्रोसेसर, जो भी प्रोसेसर का मेरा मन करा मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। फिर उसमें मेरा जोन सा प्रोसेसर, उसमें भी जोन सा सेलेक्ट करने का मन करा वो करा। मदरबोर्ड अकॉर्डिंगली मैंने डिसाइड करा। फिर रैम मैंने देखी कि मुझे DDR2 चाहिए, 3 चाहिए, और कौन सी कितनी GB की रैम चाहिए। सो मतलब मैंने पूरी तरह से अपने हिसाब से उसको कंबाइन करा के बनवाने का एक सिस्टम रहता है हमारे पास। ठीक है, एट प्रेजेंट मोबाइल में ऐसा नहीं है। सो कंप्यूटर में क्या होता है कि वहाँ पे हम अपने आप से असेंबली करा लेते हैं। मान लिया मैं कंप्यूटर वाला हूँ, आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा कि सर मुझे ना एक कंप्यूटर चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन पूरी बता दी, सब बात होगी। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, मैं कोशिश करता हूँ, आपको बना के दे दूंगा। आपने कहा कि ठीक है, मुझे ना 10 तारीख को चाहिए। मैं कि 10 तारीख तो मुझे चाहिए, उसके बाद नहीं खरीद पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर 10 तारीख तक वो बना गया, मैंने जो कंप्यूटर असेंबल करना है 10 तारीख तक मैंने आपका कंप्यूटर असेंबल कर दिया, तो मैं आपको सेल कर दूंगा, वरना मैं सेल नहीं करूंगा। सो मतलब मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट का, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, होना या ना होना, इसका हैपनिंग और नॉट हैपनिंग किसी इवेंट पे डिपेंड करती है। बात समझ में आई? सो इस वाले को क्या कहता हूँ, जब इवेंट पे डिपेंड करती है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम फिर क्या बोलते हैं, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, कॉन्टिजेंट कहलाएगा। बात समझ में आई? अगर इवेंट के ऊपर कोई डिपेंड ना होता कि हाँ भाई ऐसा होगा नहीं होगा, बात सीधी गई है, मैं गुड्स डिलीवर कर दूंगा, तो नॉर्मल है। अगर वो कह रहा है कि ऐसा होगा तो डिलीवर करूंगा, वरना नहीं करूंगा, तो फिर कैसा, कॉन्टिजेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई चीज़ें? चलो, सो पहले वाला समझ में आया। एब्सोल्यूट मतलब जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कुछ वहाँ पे कोई हमने कोई कंडीशन रखी नहीं है, और चाहे कुछ भी इवेंट हो, कुछ भी हो, मैं आपको डिलीवर करूंगा ही करूंगा। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अभी जैसा बताया, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू